आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है उत्तक। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई की चर्चा किए हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 उत्तक की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसके अलावा जो रिक्त स्थान है, साथ ही साथ जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सबका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि चूँकि प्रश्नों की संख्या 100 से अधिक है तो टाइम ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन किया जाएगा तो 2.5 से 3 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए हम लोग शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चनों का सिर्फ आंसर ही बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते इस चैप्टर को। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है उत्तक। सबसे पहले उत्तक के बारे में पता होना चाहिए आपको। जो उत्तक होता है, आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहना ही पर्याप्त नहीं होगा। हम यहाँ पर बताएंगे कि समान प्रकार के जो उत्तक होता है, जो समान प्रकार के उत्तक होता है, जिसका कार्य भी एक समान होता है, उसी के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो समान बनावट और समान कार्य यानी समान संरचना और समान कार्य के कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। और शॉर्ट में बोलना है तो बोल सकते हैं आप लोग, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ उत्तक। शीर्षस्थ विभज्योतिक उत्तक बोलते हैं इसको। शीर्षस्थ जो विभज्योतिक उत्तक होता है, इससे पौधे के लंबाई में वृद्धि होता है। और पार्श्वस्थ विभज्योतिक उत्तक जो होता है, इससे पौधे की मोटाई बढ़ता है और इसी उत्तक से संवहन उत्तक बनता है। याद रखेंगे, इसी से क्या होता है तो संवहन उत्तक बनता है। अंतर्वेशी उत्तक से बात करें तो यही उत्तक है जो आगे वृद्धि करके अस्थायी उत्तक बन जाता है। अस्थायी उत्तक बन जाता है। मृदु जो उत्तक है, यह उत्तक सरल उत्तक होता है। मृदु उत्तक सरल उत्तक के उदाहरण है। नेक्स्ट है, मृदु उत्तक के प्रकार के अभी बता है, ये सरल उत्तक के क्या होता है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। जो जीवित कोशिकाएं हैं, यह मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में पाई जाती है। जहाँ भी आपको दृढ़ उत्तक दिखाई देगा, जो दृढ़ उत्तक होता है, इस दृढ़ उत्तक के यह जो दृढ़ उत्तक है यह मृत होता है। तो जहाँ भी दृढ़ दिखाई देगा, इसका मतलब यह मरा हुआ उत्तक है। तो देखिए यहाँ भी दिया मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो मृदु उत्तक तो जीवित कोशिका होती है, लेकिन दृढ़ उत्तक मृत कोशिका होती है। फिर यहाँ भी देखेंगे तो दृढ़ उत्तक ऑप्शन में है, तो जहाँ जहाँ दृढ़ उत्तक होगा मतलब वह उत्तक मृत होगा। यहाँ भी देखिए इसमें भी दृढ़ उत्तक है, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए मृदु उत्तक है और स्थूल कोण है, इसलिए यह वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता विभज्योतिकी कोशिका में होता है, क्योंकि विभज्योतिक मतलब हुआ विभाजन करना। बाकी जो अस्थायी उत्तक हो जाता है उसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। ये जो लिग्निन है, यह लिग्निन सीमेंट के जैसा मोटा आधार प्रदान करता है, यानी कि सीमेंट जिस तरीके से जम जाता है और कड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से पौधों में लिग्निन नामक एक पदार्थ छूटता है। लिग्निन नामक पदार्थ का स्राव होता है, जिसकी वजह से वो कोशिका मोटी हो जाती है और वह दृढ़ बन जाती है। दृढ़ मतलब बहुत ज़्यादा कड़ा बन जाती है। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? यह होगा स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा नहीं दे तो आपको हिंदी में देगा छिद्र के द्वारा। तो छिद्र या स्टोमाटा के द्वारा गैसों का क्या होता है विनिमय होता है या आदान प्रदान होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। नेक्स्ट है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। सुबेरिन नामक
नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। तो ये जो पदार्थ जमा होता है वह पौधों के कार्क कोशिकाओं में जमा होता है, पौधों के कार्क कोशिकाओं में जमा होता है। नेक्स्ट है जटिल ऊतक बना होता है। जटिल ऊतक जो है यह भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। आप पढ़ते होंगे जाइलम और जो फ्लोएम होता है, जाइलम फ्लोएम और जटिल ऊतक का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है किसके द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। पौधे में जल का जो वहन होगा, प्रश्न फिर से देखेंगे, कारण किसके द्वारा मिट्टी से जल तथा, ठीक है, पौधे में मिट्टी से जो जल और खनिज लवण है वो जाइलम ऊतक द्वारा पहुंचाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे याद रखेंगे। जाइलम में देखिए ज शब्द है, तो ज से जाइलम और यही ज से जल। तो पौधे में जल किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो जाइलम जो ऊतक होता है वो जल को क्या करता है, पौधे तक पहुंचाता है। और जल में ही घुला होता है खनिज लवण, जल में ही खनिज लवण घुला होता है। तो पौधों को जल की प्राप्ति और खनिज लवण की प्राप्ति जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। अब जैसे ये मान लिए ये अगर पौधा की संरचना बनाया जाए तो आप इसे समझेंगे। ये मान लेते हैं कि पौधा हो गया, ठीक, इस प्रकार की यह पौधा है। इस पौधा में यहाँ पर देखेंगे तो ये जड़ हो गया। इस जड़ में इधर देखेंगे तो जाइलम ऊतक मिलेगा। इस जाइलम ऊतक क्या करेगा, नीचे जो भी पानी होगा, जल होगा, वो जल को ऊपर ले जाएगी। तो ऊपर ले जाने के काम करते जाइलम। तो याद रखेंगे जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों को जल मिलता है। पौधों को क्या मिलता है, जल मिलता है। और फिर यही जाइलम ऊतक जब जल ले जाता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऊतक पौधा में जिसे बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम, ये जो फ्लोएम ऊतक है यह पौधे में जो आपका खाना बनता है, पत्तियों द्वारा जब खाना निर्माण हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो फ्लोएम ऊतक मान लेते हैं कि यहाँ फ्लोएम ऊतक है, तो ऊपर भी खाना पहुँचाएगा और नीचे भी पहुँचाएगा। यानी खाना की आवश्यकता तो सबको है, खाना की आवश्यकता सबको होगा, तो जहाँ जहाँ भोजन की आवश्यकता होगा उस सभी जगह पर फ्लोएम ऊतक खाना पहुँचाएगा। याद रखिएगा फ्लोएम ऊतक खाद्य पदार्थों का संचालन करता है और जल के संचालन जाइलम ऊतक करता है। जाइलम ऊतक एक दिशा में ही बढ़ता है। याद रखिएगा जाइलम ऊतक का जो कार्य होता है वह एक दिशीय होता है। देखिए ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही जल पहुंचाते चल जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। फ्लोएम ऊतक क्या होता है, द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय गति करता है। यानी ये इधर भोजन की आवश्यकता है तो इधर भी ले जाएगा, इधर भोजन की आवश्यकता है तो इधर भी लेके आएगा। इसे याद रखेंगे। तो जाइलम ऊतक द्वारा जल मिलता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन मिलता है। नेक्स्ट है चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। ये जो चालनी नलिका है इसको बनाने में फ्लोएम ऊतक भाग लेता है। याद रखेंगे चालनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है, फ्लोएम ऊतक भाग लेता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, इसे याद ऐसे रखेंगे जैसे यहाँ पे चालनी में चलना शब्द है, चलना, और चलने यहाँ पर से एक शब्द निकाल लीजिएगा, चालनी में से चलना, और यहाँ पे फ्लोएम में से फ्लो करना। तो चलना या फ्लो करना दोनों बात लगभग बराबर। ये फ्लो मतलब बहना होता है और ये चलना, बहना चलना। तो याद रखिएगा चलना यानी चालनी नलिका किससे मिलता है, फ्लोएम बहता है। चलना अब फ्लो करना, फ्लो करना यानी फ्लो करना यानी कि चलने के बराबर ही होता है। तो दोनों से याद रखिएगा कि फ्लोएम ऊतक में ही चालनी नलिका मिलता है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चालनी नलिका किससे मिलता है, तो फ्लोएम ऊतक में। नेक्स्ट है सहकोशिका पाई जाती है। यह भी सहकोशिका फ्लोएम ऊतक में ही पाई जाती है। आगे हम इसका ट्रिक बताएंगे कि फ्लोएम ऊतक में कौन कौन सी कोशिका मिलती है, उसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसे देखने के बाद कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सहकोशिकाएं पाई जाती है किसमें, फ्लोएम कोशिका में, यानी फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। नेक्स्ट है केंद्रक अनुपस्थित रहता है। तो केंद्रक वयस्क चालनी नलिका में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है। आपको बताए थे जो भी आहार के आदान प्रदान होता है, आहार के चालन वो फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है और जल का चलन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सल्की या सल्काभ एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है। इसका प्रमुख कार्य है सुरक्षा करना। जो भी मानव की त्वचा, जैसे देखिएगा कि ये जो बाहरी के जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, इसी के ऊपर में एपिथेलियम ऊतक होता है और इसका काम क्या करना होता है, तो इसका काम शरीर के
कोशिका की सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट है पक्षमावी या पक्षमल एपिथेलियम पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकिया में। ट्रेकिया आप समझेंगे, जो ट्रेकिया जीव जंतु जो होता है, जीव जंतु और ट्रेकिया उसमें एक तरीका से अंग होता है और बाद में जो फेफड़ा में जो हवा जाता है, आप इसे ऐसे समझे। अब ट्रेकिया से 2 क्वेश्चन याद रखें। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए कीट जो होता है, कीट कीड़े मकोड़े, वह सांस किससे लेता है? तो ट्रेकिया से लेता है। तो जितने भी कीट होते हैं कीड़े मकोड़े, वह सांस किससे लेगा? ट्रेकिया से। यानी कीट मकोड़े जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके श्वसन अंग कौन होता है? ट्रेकिया। जबकि मनुष्य जो होता है वह फेफड़ा से सांस लेता है, लेकिन फेफड़ा से पहले ट्रेकिया में हवा पहुंचता है। ये मेन रूप से आप 10th में जब जाएंगे तो डिटेल से पढ़ना पड़ता है। जैसे समझिए, ये मान लिया जाए कि मानव के, समझिए एक तरीका से यह हो गया, इसे फिर से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये मानव का संरचना हो गया, ये नाक हो गया, और यहाँ पर आपको इस तरीका से एक पाइप मिलेगा, इसी से होके सांस जाएगा और आगे जाने पर ये आगे ना 2 भाग में बढ़ जाता है ट्रेकिया के रूप में। ट्रेकिया के रूप में 10th में डिटेल से पढ़िएगा आप। जैसे ये आगे जाने पर क्या होता है, इस तरीका से संरचना मिलेगा आपको, इस तरीके से संरचना मिलेगा और इसमें आपको इस तरीका से आकृति देखने को मिलेगा। ये संरचना देख रहे हैं, यह होता है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया होता है। और इसी ट्रेकिया आगे जाकर के 2 भाग में विभाजित हो जाती है और फिर आगे फेफड़ा होता है, ये फेफड़ा। तो इंसान फेफड़ा से सांस लेता है, लेकिन फेफड़ा में जो हवा आता है वह हवा इसी ट्रेकिया के माध्यम से आता है। ये ट्रेकिया हो गया, यानी इसी ट्रेकिया को हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्वास नली। ये श्वास नली है। तो इंसान में श्वास नली के आगे जाकर के फेफड़ा होता है और उसी के द्वारा मनुष्य सांस लेता है, लेकिन इसी ट्रेकिया के द्वारा मनुष्य सांस लेता है। लेकिन सांस के मेन जो अंग होता है सांस लेने का काम, वह फेफड़ा द्वारा होता है। तो याद देखिएगा, जो ट्रेकिया है, इस पक्षमावी या पक्षमल जो एपिथेलियम है वो किसे मिलेगा? ट्रेकिया में मिलेगा। या उल्टा पूछा ट्रेकिया में कौन सा ऊतक मिलेगा? तो पक्षमावी या एपिथेलियम ऊतक मिलता है। नेक्स्ट है अस्थि है। तो अस्थि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि जो है ये एक प्रकार की संयोजी ऊतक होता है। संयोजी हड्डी जो होता है वह पूरे शरीर को संजो कर रखता है, स्थिर बना कर रखता है, तो ये संयोजी ऊतक है। साथ ही साथ आपसे पूछा खून के बारे में, रक्त के बारे में, तो रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब होता है लिक्विड, तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है वो एरियोलर ऊतक में पाई जाती है। याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरियोलर ऊतक में याद कैसे रखिएगा, आप यहाँ पर एक शब्द पकड़िएगा ब्रो, तो यहाँ पर ब्लास्ट, तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक लाइन याद रखिएगा। एक बच्चा बोल रहा है कि ब्लास्ट हो गया कहाँ पर? तो एरिया में। एरिया में एरियोलर से आप निकालिए एक शब्द एरिया, और एरिया में क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। और ये शब्द याद रखिए क्योंकि ब्लास्ट आपको बहुत सारे कोशिका में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि ब्रो एरिया में क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। तो ब्रो ब्लास्ट शब्द आएगा तो इसे होगा फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट कोशिका कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है एरियोलर ऊतक में, एरियोलर ऊतक में। अगला है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती। देखिए ब्लास्ट दोनों में आ गया, यहाँ भी ब्लास्ट है, यहाँ भी ब्लास्ट है, लेकिन यहाँ पे ब्रो मिलेगा, यहाँ पे यो मिलेगा। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं ये अस्थि में पाई जाती है। इसे याद रखना आसान है क्योंकि यहाँ भी अस्थि शब्द मिल रहा है, यहाँ भी अस्थि शब्द मिल रहा है, तो दोनों लगभग बराबर ही है। तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ मिलेगी? ये अस्थि में मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से शरीर मोटा हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पीला तंतुमय ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा इकट्ठा होगा तो वह शरीर को मोटा कर देगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी ये गलत हो गया, ये होगा एडिपोज ऊतक। इसको याद रखेंगे, एडिपोज ऊतक। जितने भी देखिएगा जो ध्रुवीय क्षेत्र पर जो जीव जंतु मिलेगा, जो भालू मिलेगा ध्रुवीय क्षेत्र पर, उसको देखिएगा तो बहुत ज़्यादा शरीर मोटा होता है। तो मोटा होने के पीछे यही होता है कि उसके शरीर में एडिपोज ऊतक बहुत ज़्यादा मिलता है।
ये एडिपोज ऊतक शरीर में वसा का निर्माण बहुत ज़्यादा करता है। तो वसा का निर्माण ज़्यादा करने की वजह से इसका शरीर क्या होता है, मोटा हो जाता है। कोई भी अगर व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा वसा हो जाएगा, इसका मतलब है उसमें एडिपोज ऊतक की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया है, जिससे कि उसका शरीर में आकार काफ़ी वृद्धि हो गया, यानी काफ़ी मोटा हो गया है। नेक्स्ट है लिगामेंट का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला तंतुमय ऊतक से। पीला तंतुमय याद कैसे रखिएगा, लीला ऐसे याद रखिएगा, लीला, ली से लिगामेंट और किससे बनता है, तो पीला तंतुमय ऊतक से। देखिए श्वेत तंतुमय ऊतक भी होता है, जलवत संयोजी ऊतक भी, अलग अलग प्रकार के ऊतक होता है। उसमें से जो लिगामेंट होता है वो लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से। और लिगामेंट क्या करता है, तो याद रखेंगे, एक होता है अस्थि, तो एक होता है अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक। ठीक से सुनिएगा, एक होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक, और एक होता है अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक। तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे और उससे आपको 2 क्वेश्चन बन जाएगा। एक ट्रिक याद रखेंगे, मैट एम से हो जाएगा मांसपेशी, ए से होगा अस्थि और टी से हो जाएगा टेंडेन। तो मस्तिष्क को अस्थि से जोड़ने वाला, एम से मस्तिष्क, ए से अस्थि, मस्तिष्क को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक है वह कहलाएगा टेंडेन। याद रखिएगा, मस्तिष्क को अस्थि से, मस्तिष्क नहीं, मांसपेशी होगा यहाँ पर, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक कहलाएगा टेंडन। तो देखिए अस्थि और मांसपेशी, अस्थि और मांसपेशी को कौन जोड़ेगा, तो टेंडन जोड़ेगा। टेंडन एक ऊतक होता है। और अस्थि को कौन जोड़ेगा, तो अस्थि को लिगामेंट ऊतक जोड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VBI है, इसे याद कर ही लेंगे। अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ेगा, लिगामेंट। और अस्थि और मांसपेशी को कौन जोड़ेगा, तो हो जाएगा टेंडन। एम से मांसपेशी, ए से अस्थि और टी से हो जाएगा टेंडन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बस याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है अरेखित पेशी है। तो जो अरेखित पेशी होता है वो अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक मतलब वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, वह स्वतः ही काम करते रहता है। ऐच्छिक मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे। जैसे हमारे हृदय के जो धड़कन है, हमारा श्वास लेने का जो काम है, तो हमारे हृदय का धड़कन हो गया, हमारे जो श्वसन दर है, हमारा जो पाचन क्रिया हो गया, वो सभी अनैच्छिक कार्य है। अनैच्छिक कार्य यानी ये अपने आप ही क्या होते रहेगा, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। जबकि हम बोलते हैं, हम हाथ हिलाते हैं, हम चलते हैं, यह सभी क्रिया क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया होता है, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ता है। अभी बताए हम, एम से मांसपेशी, ए से अस्थि और टी से हो जाएगा टेंडन। तो मांसपेशी और अस्थि को, मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ेगा, तो टेंडन। याद रखिएगा M + A = T। मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ा, टेंडन जोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। लिगामेंट क्या है, अस्थि और अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है। उपास्थि क्या है, तो जो भी आप मुलायम हड्डी देखिए अस्थि अलग होता है, उपास्थि अलग होता है। अस्थि मतलब हड्डी, और जो मुलायम होता है, जैसे कि कान आप छुइएगा तो आपके कान और जो नाक होता है वो उपास्थि का बना होता है, क्योंकि बहुत मुलायम होता है, उसे चाहिएगा तो आसानी से आप मोड़ सकते, घुमा सकते हैं। तो कान और नाक किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। उपास्थि के सीधा मतलब समझिएगा, जो भी हड्डी मुड़ जाने वाला होता है उसे उपास्थि बोल देते हैं। नेक्स्ट है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है। इसका हो जाएगा 90%। रक्त प्लाज्मा में जल कितना % होता है, 90% होता है। नेक्स्ट है रक्त के थक्का बनने में मदद करते, रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करते हैं, यह करता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, VBI लगा लेंगे इसको। रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स मदद करता है। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इसे याद रखेंगे। और तंत्रिका जो ऊतक होता है वह मानव शरीर के सबसे बड़ी ऊतक होता है। नेक्स्ट है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। यह होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तंत्रिका ऊतक के द्वारा जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न आएगा उसमें हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, और बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न में करने वाले हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला कह रहा है एक पादप ऊतक का नाम बताएं।
तो पादप ऊतक के बहुत नाम बता सकते हैं। अगर बताना है आपको तो बता सकते हैं जाइलम, जाइलम हो जाएगा और हो जाएगा फ्लोयम। जाइलम फ्लोयम ये दोनों पादप ऊतक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध ऊतक है, इसलिए दोनों का नाम लिख रहे हैं। आपको एक लिखना है तो किसी एक को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जड़ के शीर्ष पर कौन ऊतक पाया जाता है? तो जड़ के जो शीर्ष होता है उस पर शीर्षस्थ ऊतक पाया जाता है, शीर्षस्थ ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है सरल ऊतक के दो उदाहरण दे। सरल ऊतक के उदाहरण की बात करें तो इसमें एक हो जाएगा मृदुतक ऊतक। मृदुतक ऊतक को ही बोलते हैं इंग्लिश में पैरेनकाइमा। दोनों याद रखेगा, हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों याद रखेंगे, पैरेनकाइमा। और एक होता है कोलेनकाइमा, इंग्लिश में बोलते हैं कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा को ही हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण, स्थूल कोण। और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन जो काइमा होता है उसे हिंदी में बोलते हैं दृढ़ ऊतक। तो देखिए जो तीनों ऊतक देखे हैं, ये तीनों जो ऊतक है वो सरल ऊतक के उदाहरण है। कौन कौन? एक हो गया पैरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हिंदी में बोलते हैं मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। ये जो दृढ़ ऊतक होता है यह मृत ऊतक होता है, यह मरा हुआ होता है। नेक्स्ट है किस ऊतक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है? तो जितने भी विभज्योतकी ऊतक होता है, विभज्योतकी ऊतक यह हमेशा विभाजित होते रहता है, और जो अस्थायी ऊतक होता है उस अस्थायी ऊतक में विभाजन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है विभज्योतकी ऊतक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो विभज्योतकी ऊतक को स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसमें से 3 प्रकार के होता है। एक होता है शीर्षस्थ, एक होता है पार्श्वस्थ और एक होता है अंतर्वेशी। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और एक होता है अंतर्वेशी। नेक्स्ट है किस सरल ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 के पैरेनकाइमा, यानी कि जो मृदुतक ऊतक होता है, पैरेनकाइमा मृदुतक ऊतक, उसमें अंतरकोशिकीय स्थान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 2 ऊतकों के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। तो यांत्रिक सहायता आप अधिकांश ऊतक के बारे में पढ़े होंगे कि अधिकांश जो ऊतक होता है वह पौधे को आंतरिक यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जैसे कि पेड़ पौधा खड़े जो रहता है तो खड़े होने में कौन सहायता करता है? ऊतक। कौन कौन ऊतक? 2 ऊतक का नाम बताना है, तब 2 ऊतक का नाम बता सकते हैं। कोलेनकाइमा जैसे हो गया, कोलेनकाइमा ये पौधे को लचीला प्रदान करता है। जो होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये बहुत ही कड़ा होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा हो गया और कोलेनकाइमा हो गया, ये दोनों ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाने वाला जो मृदुतक ऊतक होता है उसे बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन, इसको नाम से स्पष्ट देखिए, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा इसमें क्या मिलेगा? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधे में जो पत्ते का रंग होता है हरा होता है और इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है किस ऊतक की कोशिका में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को ही बोलते स्थूल कोण, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को देखिएगा तो आप इस तरीके से देखिएगा तो इधर मोटा हो जाएगा, ठीक है ना, इधर ऊपर की तरफ मोटा हो जाएगा और बीच वाले भाग क्या होता है? पतला होता है। ऊपर वाले भाग मोटा होता है, बीच वाले भाग क्या होता है? पतला होता है। किसको? कोलेनकाइमा को बोलते हैं। कोलेनकाइमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थूल कोण बोलते हैं। नेक्स्ट है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई लगा लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। आप देखेंगे नारियल के जो ऊपर का जो छिलका होता है उसे हटाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो कठोर होता है क्योंकि वो दृढ़ ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं बताएं।
तो जो अपने मृदुतक कोशिका है उसको दो विशेषता बताना है। तो पहला ये लिखिएगा कि जो मृदुतक जो कोशिका होता है वह जीवित होता है, बहुत बड़ा विशेषता है, यह जीवित होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो पहला है यह जीवित कोशिका होती है, दूसरा इसमें केंद्रक मिलता है, केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। नेक्स्ट है दो अस्थाई पादप उत्तकों के नाम लिखे। पादप मतलब पौधे के उत्तक, तो पादप लिखना है उत्तक, लेकिन उसमें भी कैसा, तो अस्थाई उत्तक। तो लिखिएगा एक हो गया जाइलम हो गया और एक हो गया फ्लोएम उत्तक। जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों पादप उत्तक है, लेकिन कैसा, तो ये अस्थाई उत्तक है। नेक्स्ट है जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। जाइलम का निर्माण की बात करें तो यह होता है वाहिकाएँ से। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक होता है वाहिकाएँ और एक होता है वाहिनिकाएँ। वाहिनिकाएँ एक होता है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, और एक होता है जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक। आप याद कैसे रखिएगा, आप एक लाइन याद रखिएगा, उसी से आपको याद हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि वाहिनी नलिकाएँ या वाहिनी कोशिका किसमें पाई जाती है, या पूछेगा आपको सहकोशिकाएँ या चालनी नलिकाएँ किसमें पाई जाती है। देखिए जाइलम और उत्तक के जो जाइलम और उत्तक के जो भी तत्व होता है उससे क्वेश्चन पूछेगा आपको इस प्रकार से, या तो पूछेगा जाइलम के बारे में या पूछेगा फ्लोएम के बारे में। तो वाहिनिकाएँ या वाहिकाएँ इसी दोनों से देगा। ये जो वाहिनिकाएँ है या वाहिकाएँ हैं ये दोनों जाइलम उत्तक में पाया जाता है। और इसमें देखिए जाइलम तंतु है और जाइलम मृदुतक है। इसमें तो नाम स्पष्ट दिया है जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, ये तो आसानी से याद रहेगा कि जाइलम उत्तक के ये समस्या यहाँ पर होता है वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ। आप इसे याद रखिएगा लाइन से। जाइलम को बने जाएगा जाहिल, जाइलम को जाहिल, जाहिल जो लोग होते हैं उसको वाहवाही नहीं मिलता है, ऐसे याद रखिएगा। जाहिल लोग को वाहवाही नहीं मिलता है, तो जाहिल से याद हो जाएगा जाइलम और वाहवाही से याद हो जाएगा वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ। इसे दो बार देखेंगे ठीक से तो अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। जाइलम का मुख्य काम बताए थे, यह जल को क्या करता है, पौधे पर ले जाता है, पौधे के ऊपरी सतह तक ले जाता है और जल में घोले खनिज लवण को। तो जाइलम जो होता है वह जल और खनिज लवण को पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है फ्लोएम किन तत्वों से बनता है। देखिए जाइलम का भी चर्चा की है, जाइलम के 4 तत्व है, एक है वाहिकाएँ, एक है वाहिनिकाएँ, एक है जाइलम तंतु, एक है जाइलम मृदुतक। अगर फ्लोएम की चर्चा, तो फ्लोएम की याद रखिएगा आप लोग। फ्लोएम में होता है एक चालनी नलिका, याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, चालनी नलिकाएँ, चालनी नलिकाएँ। फिर चालनी नलिकाएँ के बाद दे देगा आपको सहकोशिकाएँ, सहकोशिकाएँ। फिर उसके बाद आपको 2 चीज़ तो बड़ा आसानी से याद होएगा, जैसे कि दे देगा फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, तो ये तो याद रहेगा आपको। और फिर दे देगा फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक, मृदुतक। तो 2 तो ऐसा आपको मिलेगा, 2 ऐसे तत्व मिलेगा जिसमें नाम में ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसका है। फ्लोएम तंतु हो गया और ये फ्लोएम मृदुतक। आपको ये दोनों दे देगा, चालनी नलिकाएँ या सहकोशिकाएँ। इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे यह किसका है, तो फ्लोएम के हैं, यह किसका भाग है, फ्लोएम के। तो याद रखिएगा कि साथ चलने का फल मिलेगा। साथ से क्या होगा, सह मतलब कि साथ देना, सह रहना यानी कि साथ देना, और चलना मतलब चलना हो गया। ये तो साथ मतलब सह, चलना मतलब चलनी हो गया जी, चालनी नलिकाएँ। और क्या मिलेगा, तो फल मिलेगा। साथ चलने से फल मिलेगा, साथ से सह कोशिका याद रखिएगा और चलने से चालनी कोशिका या चालनी नलिका याद रखिएगा, और फल मिलेगा से फ्लोएम कोशिका याद रखिएगा। 2 बार इसे रिपीट करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और हमेशा यहाँ पर से कन्फ्यूजन की स्थिति बना रहता है। नेक्स्ट है किस उत्तक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक के द्वारा, फ्लोएम उत्तक। नेक्स्ट है किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक के नाम लिखें। 2 प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक का नाम लिखना है, तब याद रखिएगा। एक है सल्की या सल्का, सल्की
या उसे बोलते हैं सलकाब, सल्की या सबकार। एक होता है स्तंभाकार, स्तंभाकार स्तंभ के आकार का होता है, दीवार के आकार का होता है। और एक होता है क्यूबाइडल, क्यूबाइडल से घनाभाकार बोलते हैं, क्यूबाइडल। क्यूबाइडल देखिए नाम में क्यूब है यानी कि घन के आकार का होता है। तो याद रखिएगा, एक होता है सल्की या सलकाब, एक होता है स्तंभाकार, एक होता है क्यूबाइडल। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न हो गया, त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सल्की या सलकाब प्रकार की। सल्की या सलकाब प्रकार की जो ऊतक है वह त्वचा की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, पक्षमावी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी गति, सिलियरी गति बोलते हैं, सिलियरी गति बोलते हैं। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक के दो उदाहरण दे। संयोजी मतलब संजो कर रखना, एक जगह पर उसे संजो कर रखना। संयोजी ऊतक के दो उदाहरण की बात करें तो इसका हो जाएगा दो उदाहरण आप लिख सकते हैं, 20 में लिखिएगा यहाँ पर वास्तविक संयोजी, वास्तविक संयोजी लिखिएगा, वास्तविक संयोजी। फिर लिख सकते हैं आप लोग कंकाल ऊतक लिख सकते हैं, यह भी संयोजी ऊतक के उदाहरण है। और फिर लिख सकते हैं आप लोग तरल अस्थायी ऊतक, तरल ऊतक, तरल ऊतक नहीं लिखिएगा तो लिखिएगा संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। जो रक्त होता है खून वो तरल ऊतक के एग्जाम्पल होता है। फिर से पढ़ दे रहे हैं, एक बार ठीक से देखिएगा। एक है वास्तविक हो गया संयोजी ऊतक, फिर हो गया कंकाल तरल ऊतक, और एक है संवहन ऊतक। ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक कितने प्रकार की होती है, नाम लिखे। अभी जो बताइए सभी संयोजी ऊतक के ही नाम है, तो लिखिएगा संयोजी ऊतक 3 प्रकार की होती है, और तीनों के निकला है तो वास्तविक संयोजी लिख सकते हैं यहाँ पर। वास्तविक संयोजी ऊतक कंकाल ऊतक हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपको तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न हो गया, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखें। एरियोलर ऊतक की बात बोल रहा है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे एरियोलर ऊतक की बात बोल रहा है तो आप 22 के यहाँ पर आंसर देखेंगे। एक होता है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। एक होता है हिस्टोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स। और भी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्लाज्मा कोशिका भी होता है, एक प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका। और लिखना है तो लिख सकते हैं मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका। तो फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिका हो गया और मास्ट कोशिका। ये सभी के सभी जो अभी लिखे हैं तो समझिए कि एरियोलर ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर, तो करा कि एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज पदार्थ है। एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित पदार्थ होता है उसे बोलते हैं वसा, और इसी की वजह से किसी भी जीव जंतु के शरीर का बढ़ जाता है यानी कि मोटापा आ जाता है। नेक्स्ट है अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। आपको पता है ए से अस्थि हो गया, एम से मांसपेशी हो गया, और टी से टेंडन। तो याद रखिएगा मांसपेशी, अस्थि मांसपेशी को जोड़ेगा कौन, टेंडन जोड़ेगा, और जो लिंगामेंट है वो अस्थि अस्थि को जोड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न वही है, अस्थि अस्थि को जोड़ेगा कौन, तो अस्थि अस्थि को जोड़ेगा लिंगामेंट। कौन जोड़ेगा, लिंगामेंट। नेक्स्ट है 2 मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक के नाम लिखें। 2 मुख्य कंकाल ऊतक के नाम लिखना है, तब लिख सकते हैं यहाँ पर। एक है उपास्थि, और उपास्थि को बोलते हैं कास्थि, और एक होता है अस्थि, अस्थि। उपास्थि और अस्थि दोनों कंकाल ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उपास्थि के मैट्रिक्स में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखें, बहुत वीवीआई प्रश्न है। उपास्थि के मैट्रिक्स में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट। याद रखेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। नेक्स्ट हो गया 2 प्रकार के तरल संयोजी ऊतक के नाम लिखें। तो लिखिएगा यहाँ पर तरल मतलब द्रव, तरल मतलब द्रव जैसा, पानी जैसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर और लसिका, रुधिर हो जाएगा, और लिखिएगा फिर लसिका।
29वां प्रश्न हो गया, रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की कणिकाएँ, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार की ऊतक के कारण होती है? तो यह गति होता है पेशी ऊतकान, पेशी ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट है, जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? जितने भी जंतु होता है उस सबका मस्तिष्क न्यूरॉन या तंत्रिका हो गया या न्यूरॉन, तो तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। नेक्स्ट है, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो जितने बहुकोशिकीय जीव है उस सभी बहुकोशिकीय जीव में ऊतक मिलता है। तो लिखे हैं क्या कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव है उन सभी में ऊतक मिलता है। ऊतक क्या है? तो समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह ऊतक कहलाता है। तो जितने बहुकोशिकीय जीव है उसमें ऊतक व्यवस्था होती है, जिसके वजह से वो सभी काम दक्षतापूर्वक संपन्न हो जाती है। तो लिखिएगा, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक की व्यवस्था होती है, जिसकी वजह से बहुकोशिकीय जो जीव है वो दक्षतापूर्वक अपने सभी काम का संचालन कर लेती है। नेक्स्ट है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कोशिकाओं के समूह जब भी दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक। कोशिकाओं के समूह क्या बोलेंगे? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट है, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होती है? तने की चौड़ाई की बात बोल रहा है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 35 नंबर के राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वस्थ ऊतक। बताए थे आपको, एक होता है शीर्षस्थ, एक होता है पार्श्वस्थ, एक होता है अंतर्वेशी। तो जो शीर्षस्थ होता है वो कोशिका के लंबाई को बढ़ाता है और पार्श्वस्थ क्या करता है? ये तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट 36 प्रश्न हो गया, पतियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अंतर्वेशी ऊतक। और पार्श्वस्थ क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। और यह पर्व में यानी पतियों के जो जोड़ होता है, जोड़, उसे बोलते हैं पर्व। जैसे ये मान लेते हैं कि कोई पौधा हो गया और ये टहनी हो गया, ये पौधा मान लेते हैं, कोई पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, ये टहनी है, तो यहाँ पर जो जोड़ है इसे बोलते हैं पर्व। नेक्स्ट है, अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट। ये भी बताया, अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट, इसी की वजह से अस्थायी ऊतक के निर्माण होता है। नेक्स्ट है, सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? सरल अस्थायी जो ऊतक होता है वो कैम्बियन कोशिकाओं का बना होता है। इसका आंसर लिखेंगे कैम्बियन कोशिका, यहाँ पे न होगा, कैम्बियन कोशिका। नेक्स्ट है, जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे टिक लगा लेंगे। जलीय पौधों में यहाँ पर मिलेगा आपको एरेनकाइमा ऊतक। इसका आंसर हो जाएगा एरेनकाइमा। नामे में है, देखिए एरेनकाइमा, यानी कि इसमें एयर मिलता है जिसके वजह से वो तैरता है और डूबता नहीं, ऊपर से क्या तैरता है और आसानी से सांस ले पाता है। नेक्स्ट है, किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोनों सिरों पर नुकीली होती है। तो दोनों सिरों पर नुकीली होता है दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। लिखिएगा दृढ़ ऊतक या उसे बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होती है वो दोनों सिरों पर नुकीली होती है। नेक्स्ट है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी परत होती है? इसको याद रखिएगा, क्यूटिकल की परत होती है, क्यूटिकल,
क्यूटिकल की क्या होती है, परत होती है। कहाँ मिलता है, तो शुष्क स्थान यानी कि सूखे स्थान पर, जहाँ पर वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है, क्या कर्क कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है? इसका आंसर होगा नहीं, कर्क कोशिका में जीव द्रव नहीं पाया जाता है, अंतरकोशिकीय स्थान भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी, राइट आंसर हो जाएगा जटिल अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। जाइलम और फ्लोएम जब मिल जाता है तो वह संवहन उत्तक का निर्माण करता है। संवहन उत्तक का निर्माण करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा संवहन उत्तक किससे किससे तैयार होता है? तो संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक से तैयार होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न है, सहकोशिकाएं चांदनी नलिका के किस भाग में अवस्थित होता है? यह होता है पौधे के, समझे कि पार्श्व भाग में, पौधे के आंतरिक भाग में, जिसे बोलते हैं पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग में। और ये जो सहकोशिका है वह मिलेगा